हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक नया कोर्स लेके आए हैं। आज का जो कोर्स है उस कोर्स का कोड जो है वो है BEDSV101, यानी कि वैल्यू एजुकेशन। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का कंपलसरी पेपर है, चाहे वो BM कोर्सेज है, चाहे BAG है, BCom है या BSc है, ये उसका कंपलसरी कोर्स है। आज कंप्लीट जो है हम सॉल्व्ड गेस्ट पेपर इसमें आज डिस्कस करेंगे। जो अभी इसका एक ही एग्ज़ाम हुआ है और पहले ही एग्ज़ाम में जो भी इसके क्वेश्चंस थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस पूरे वीडियो में हम लेने जा रहे हैं और आप इस वीडियो के अंत तक ये सारे कोर्सेज, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसको देखेंगे। सबसे पहला है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, डिस्क्राइब द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि इस पूरे कोर्स का जो टाइटल है वो है वैल्यू एजुकेशन, तो यानी कि ये पूरा का पूरे जो क्वेश्चंस हैं वैल्यू एजुकेशन के थीम पर ही बेस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में क्या रिलेशन है, और फिर हम बताएंगे कि नीड क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की क्या नीड है। तो सबसे पहले आ गया रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, competencies दैट हेल्प इंडिविजुअल ग्रो इंटेलेक्चुअली। यानी कि एजुकेशन क्या है? जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं, एटीट्यूड्स और competencies, यानी कि कोई भी दक्षता हासिल करते हैं दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल ग्रो इंटेलेक्चुअली, ताकि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटेलेक्चुअली ग्रो हो सके, या सोशली ग्रो हो सके या प्रोफेशनली ग्रो हो सके। इट प्रिपेयर लर्नर्स टू फेस लाइफ चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो ये क्या तैयार करता है कि इट प्रिपेयर लर्नर्स, जो भी लर्नर है लाइफ को कैसे, लाइफ के चैलेंज को कैसे फेस करना है या सोसाइटी के अंदर कैसे वो कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन दूसरी तरफ आती है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या सिखाती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट focuses on developing moral, ethical, spiritual and cultural values in individuals। अब ये क्या चीज़ सिखाती है? ये सिखाती है हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़, यानी कि दूसरे के प्रति हमारी करुणा, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, और कल्चरल वैल्यूज़ होती है हमारी संस्कृति। यानी कि ये सारी चीज़ें एक आदमी के अंदर इनकलकेट करती हैं। इट टीचेस व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये हमें ये सिखाती है कि राइट और रॉन्ग क्या है। कल्टिवेट्स रिस्पेक्ट, बड़ों का आदर करना या हर लोगों का आदर करना। इम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना या दूसरों के प्रति करुणा दया रखना। डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन सिखाना। हॉनेस्टी, ईमानदारी, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी कार्य को करने के प्रति जो जिम्मेदारी। यानी कि वैल्यू एजुकेशन ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो हमारी डेवलप करती हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, एजुकेशन में और वैल्यू एजुकेशन में? कहते हैं एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ बिकम इनकम्प्लीट। जब तक एजुकेशन में वैल्यूज़ नहीं होंगी तो हमारी एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इट में प्रोड्यूस नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। इसमें सिर्फ व्यक्ति नॉलेजेबल तो ज़रूर होगा लेकिन नॉट नेसेसरली गुड ह्यूमन बींग्स। तो ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा ह्यूमन बींग बन पाए। तो वैल्यू एजुकेशन से ही वो अच्छा ह्यूमन बींग्स बन सकता है। वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड द इथिकल फ्रेमवर्क विद इन विच द नॉलेज एंड स्किल शुड बी अप्लाइड। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमारे अंदर एक इथिकल फ्रेमवर्क तैयार करता है। इथिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि नॉलेज और स्किल के साथ साथ जो है लोगों के प्रति हमारी करुणा भाव या दया भाव भी सिखाता है। इसके अलावा टुगेदर दे एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि अगर एजुकेशन और वैल्यूज़ दोनों को अगर कोरिलेट करें, दोनों को अगर इकट्ठा करें, तो इससे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल डेवलप होती है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होती है, इसके अलावा हमारे इमोशंस, हमारी सोशल और हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। अब आता है 10, द वैल्यू इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम एजुकेशन बट इट इज़ ए सोल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। वैल्यू एजुकेशन जो है ये कोई सेपरेट एजुकेशन नहीं है, बल्कि यही हमारी सोल और हमारे को गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा
कि नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मॉरल और इथिकल क्राइसिस, जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि नैतिकता या जो दूसरे के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उनमें बहुत सारा क्राइसिस आ चुका है। जैसे विद द मॉडर्नाइजेशन, मटेरियलिज्म एंड कंपटीशन, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और इसके अलावा बहुत ज़्यादा भौतिकवाद और कंपटीशन के कारण क्या है, जो सोसाइटीज़ हैं ऑफन फेस इश्यूज। सोसाइटीज़ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जा रही है, जैसे करप्शन है, वायलेंस है, डिसऑनेस्टी है, या लैक ऑफ एम्पैथी, जैसे दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं, दुर्भावनाएं। तो वैल्यू एजुकेशन ही इस समय जो है ये सारी चीज़ों को रिस्टोर कर सकती है और बैलेंस कर सकती है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? इट इंश्योर्स दैट एजुकेशन नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट आल्सो शेप करेक्टर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये सिर्फ हमें नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर हमारा एक अच्छा करेक्टर, एक अच्छा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर भी बनाती है। इसके अलावा था सोशल हार्मोनी। वैल्यूज़ क्या करती हैं? हमारे अंदर सहनशीलता पैदा करती हैं, टॉलरेंस पैदा करती हैं, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो भिन्नताएं हैं उसमें हमें रिस्पेक्ट सिखाती है। इसके अलावा जो नॉन वायलेंस है आर एसेंशियल फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन द मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। तो मल्टीकल्चरल वर्ल्ड के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पीसफुल लाइफ। तो पीसफुल लाइफ के लिए जो है हमारे वैल्यूज़ होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? एक ऐसे इंडिविजुअल तैयार करती है जो लॉ का रिस्पेक्ट करे, पार्टिसिपेट्स इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का आदर करता हो, एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैल्यू एजुकेशन क्या सिखाती है हमें? कि इंस्टिल द रिस्पेक्ट फॉर नेचर, कि नेचर के प्रति हम रिस्पेक्टफुल रहें। सस्टेनेबिलिटी, इनकरेजिंग इको फ्रेंडली बिहेवियर, ताकि हमारा एक बिहेवियर इको फ्रेंडली हो, यानी कि हम पर्यावरण को भी बचाएं, नेचर को भी बचाएं फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसी तरह से पर्सनल ग्रोथ बिल्ड्स क्वालिटी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? हमारे भीतर सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कंपैशन, कॉपरेशन और रीसाइलेंस विच हेल्प इन द पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी जो है वो बेटर करती है। तो यानी कि ये हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना, इंटीग्रिटी की भावना, कंपैशन की भावना, कंपैशन होता है किसी के प्रति हम करुणा की भावना रखें, कॉपरेशन होता है सहयोग, और रीसाइलेंस का मतलब होता है दूसरे के प्रति ट्रस्ट रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वैल्यू एजुकेशन से मिलती हैं। तो इन द शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एजुकेशन गिव अस नॉलेज। एजुकेशन सिर्फ हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, जबकि वैल्यू एजुकेशन जो है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो गिव्स अस विजडम। वो हमें ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। विदाउट वैल्यू में बी मिसयूज्ड। अगर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होंगी तो नॉलेज जो है वो मिसयूज हो सकती है, या जो हमारी जो नॉलेज है वो हमें पीसफुल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी तभी पैदा कर सकती है जब हम उसमें एजुकेशन में वैल्यूज़ को भी ऐड करें। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, ये पिछली बार भी एग्जाम में आया था, तो वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सप्लेन। कहते हैं डेमोक्रेसी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो ये इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी जो है इज अ मोर देन जस्ट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल वोट। कहते हैं सिर्फ लोगों का वोट देना ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इट इज़ बिल्ट ऑन ए सर्टन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत या ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सेफ गार्ड करती हैं हमारी फ्रीडम को, हमारी इक्वालिटी को और हमारी पार्टिसिपेशन को। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के? सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब है कि जो पावर है वो सारी रेस्ट विद द पीपल। सारी जो पावर्स हैं वो लोगों के पास हैं, एंड गवर्नमेंट आर फॉर्म थ्रू देयर कंसेंट।
और गवर्नमेंट जो है लोगों की कंसेंट से ही सरकार बनती है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं हर नागरिक, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, चाहे उसके पास जितनी भी वेल्थ हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर का हो, कैसा भी स्टेटस हो, उसके साथ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का एक वोट है और एक ही उसकी वैल्यू है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हमें डेमोक्रेसी ही से बताती है। दूसरा, डेमोक्रेसी के और क्या सिद्धांत है? रूल ऑफ लॉ। नो वन इज अबव द लॉ। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो लीडर है, चाहे कोई भी देश का कितनी भी हायर पोस्ट पे बैठा है, तो लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं। चौथा है मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। कहते हैं रूल बेशक मेजॉरिटी करती है, लेकिन वो राइट्स माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी राइट्स बनते हैं तो वो सारे राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा था सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, विधानपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यानी कि कोई भी दूसरी बॉडी दूसरी एरियाज में नहीं जा सकती, उसका मिसयूज नहीं कर सकती पावर का। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कहते हैं लीडर्स जो भी चूज किए जाते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल और रेगुलर इलेक्शंस के द्वारा आते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से लीडर नहीं बनता, पब्लिक जो है वही वोट करके जो है लोगों को चुनती है। दूसरा था अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब हुआ कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई इट्स एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, कोई भी एक्शंस करेगी, तो सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो उनको, सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को बताना पड़ेगा, यानी कि पूरे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी से ही गवर्नमेंट काम करेगी। इसके अलावा आता है पार्टिसिपेशन। सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट, एंगेज इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, डिबेट्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं, सभी में जो है सिटीजन की जो इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगी। इसके अलावा वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की क्या वैल्यूज़ हैं? हमने सबसे पहले किया कि इसके क्या प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करेंगे कि वैल्यूज़ क्या है डेमोक्रेसी की। सबसे पहली वैल्यू क्या है? लिबर्टी एंड फ्रीडम। पीपल एंजॉय फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी की सबसे पहली वैल्यू है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, और एक्सप्रेशंस, हम कोई भी चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी कोई भी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट फॉर ऑल सिटीजन्स। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल राइट्स जो हैं सभी को दिए गए हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की दूसरी वैल्यू है। इसके अलावा फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, प्रमोट ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स, रिडक्शन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। यानी कि सोशल जस्टिस और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें बंधुत्व की भावना है, यानी कि प्रमोट ब्रदरहुड, यानी कि ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट है, और सोशल और इकोनॉमिक किसी तरह की कोई इनइक्वालिटी है तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। दूसरा था डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर पर्सन जो है वर्थ एंड ह्यूमन राइट्स आर रिस्पेक्टेड। हर व्यक्ति की जो है सम्मान है, इसमें सभी व्यक्तियों का रिस्पेक्ट की जाती है। ये डेमोक्रेसी की वैल्यू है। इसी तरह से प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस। कहते हैं इंडिया डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कई लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, लेकिन हम सभी ओपिनियंस का, सभी रिलीजन्स का, सभी कल्चर्स का जो है वो उसमें टॉलरेंस रखते हैं, यानी कि सभी को सुनते हैं, सभी को एक्सेप्ट करते हैं, ये टॉलरेंस है। दूसरा पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम अगर राइज होती है तो म्यूचुअल डायलॉग या कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ना कि वायलेंस के साथ। ये हमारे डेमोक्रेसी की वैल्यू है। इसके अलावा आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट ट्रीट और रिलीजन इक्वली, कि देश के अंदर सारे धर्म एक जैसे हैं, किसी धर्म को जो है बड़ा या छोटा नहीं माना। इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड,
कोई भी रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर जो है किसी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स दैट पावर बिलोंग टू द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि इसमें जो लोगों की पावर होती है एंड इज रन ऑन द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम। और डेमोक्रेसी जो है किन वैल्यूज पे चलती है, फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, रिस्पेक्ट पे। चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो तो इनमें हम वैल्यूज को ध्यान देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज अंडरलाइंग इंडियन कल्चर्स। तो इंडियन कल्चर की क्या वैल्यूज हैं, अब इसमें हम ये बताएंगे कि अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर इंक्लूड स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज। सबसे पहले जो इंडियन कल्चर का जो वैल्यू है वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, कि एक मजबूत जो है परिवार का संगठन है। दूसरा है डीप स्पिरिचुअलिटी, यानी कि हमारे गहराई में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता है। इसके अलावा रेवरेंस फॉर एल्डर्स, बड़ों का आदर है। कम्युनिटी ओरिएंटेशन, यानी कि हम इकट्ठे ग्रुप में टीम वर्क करते हैं। टॉलरेंस, हर धर्म का, रिलीजन का टॉलरेंस रखते हैं। एक कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, और अहिंसा के मार्ग पे हम चलते हैं। राइटियस लिविंग, यानी कि धर्म के मार्ग पे चलते हैं। द रिच कल्चर टेपेस्ट्री आल्सो एम्फेसाइज हॉस्पिटैलिटी, हमने जो अपना रिच कल्चर है उसको बड़े संभाल के रखा है। टेपेस्ट्री का मतलब इसको बड़े संभाल के रखा है, जो फोकस करता है हॉस्पिटैलिटी पे। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमानबाजी। एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान पे फोकस करता है। एंड कलेक्टिव सेंस ऑफ यूनिटी, और हम कलेक्टिवली यूनिटी में विश्वास रखते हैं। अब इसमें कौन कौन से हमारे वैल्यूज़ हैं जो इंडियन कल्चर की। सबसे पहली वैल्यू है स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब क्या होता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज धर्म। हमारा पूरा इंडियन कल्चर जो है धर्म के बेस पे है। धर्म का मतलब है सही मार्ग पे, राइट मार्ग पे चलते हैं। विच रेफर्स टू ड्यूटी, राइटियस एंड मॉरल ऑर्डर्स, जो हमारे देश के नैतिक गुण हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके आधार पे हमारा कल्चर चलता है। लाइफ इज सीन नॉट जस्ट ए मटीरियल एक्सटेंस, हमारी लाइफ मटेरियल एक्सटेंस के भौतिकवादिकता पे नहीं चलती, बट इट इज़ ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो हमारा पूरा जीवन जो है हमारे कल्चर में बताया गया कि वो स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी कि सच्चाई के मार्ग पे और सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे चलता है। डिफरेंट फिलॉसफीज, जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी रिलीजन हैं, चाहे हिंदू है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, इस्लाम है, इम्फेसाइज कंपैशन, तो वो कंपैशन के बेस पे चलते हैं। कंपैशन मतलब करुणा, दया, सेल्फ डिसिप्लिन और ट्रुथ के मार्ग पे चलते हैं। तो यानी कि ये हमारे कल्चर का सबसे मेन बेस है। सेकंड आ गया रिस्पेक्ट फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी। हमारा जो कल्चर है वो फैमिली उसमें सबसे मेन रोल पे है। फैमिली कहते हैं, फैमिली इज कंसिडर्ड द कोर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हमारे जो कोर में इंडियन सोसाइटी के वो फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली ट्रेडिशंस एम्फेसाइज कलेक्टिव लिविंग, तो हम कलेक्टिव लिविंग पे विश्वास करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट पे भी विश्वास करते हैं, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारे लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इसके अलावा एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड एंड देयर गाइडेंस इज़ वैल्यूड। तो परिवार में जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी गाइडेंस के अंदर ही रहा जाता है। कम्युनिटी लाइफ इनकरेज कोऑपरेशन एंड हार्मोनी एंड बिलोंगिंग। तो कम्युनिटी जो है वो भी कोऑपरेशन को, हार्मोनी को और बिलोंगिंगनेस को ही इनकरेज करती है। इसके अलावा हमारे इंडियन कल्चर का तीसरा जो मेन वैल्यू है वो है टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। इंडिया इज़ अ होम ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स। हिंदुस्तान जो है बहुत सारे रिलीजन्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस का देश है, लेकिन वैल्यू ऑफ सर्वधर्म संभाव। तो सर्वधर्म संभाव जो है ये हमारे एक वैल्यू है, यानी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट है। प्रमोट टॉलरेंस, हर धर्म को हम सहन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसकी डाइवर्सिटी को। एंड दिस प्लूरलिज्म फोस्टर को एक्सटेंस, यही प्लूरलिज्म जो है हमें
इकट्ठा रखता है और हमारे कल्चर रिचनेस को बताता है। इसी तरह से नॉन वायलेंस एंड कंपैशंस। नॉन वायलेंस ये हमारे डीप रूट में है कि जैसे टीचिंग ऑफ महावीर है, बुद्धा है एंड लेटर गांधी जी, सारे अहिंसा के मार्ग पे ही इसी सिद्धांत पे चले हैं। और कंपैशन का मतलब होता है टुवार्ड्स ह्यूमन, एनिमल्स एंड नेचर। कंपैशन होता है करुणा, दया, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल है, चाहे नेचर है। तो हमने इसी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। एंड लीडिंग टू प्रैक्टिस लाइक वेजिटेरियनिज्म एंड रेवरेंस फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ की रिस्पेक्ट की, हर जीव की रिस्पेक्ट की। ये हमारे कल्चर का मेन वैल्यूज़ है। इसके अलावा परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि एंशियंट ट्रेडिशंस वैल्यूड लर्निंग थ्रू गुरुकुल। पहले जो एजुकेशन होती थी वो सारी गुरुकुल्स में होती थी और गुरुकुल्स में हमें हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। यानी कि जो स्क्रिप्चर्स का मतलब है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेदास हैं, उपनिषद हैं, तो एंड फिलॉसफीज, और जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं। तो एजुकेशन वाज सीन नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड बट आल्सो फॉर सेल्फ इनलाइटमेंट। एजुकेशन सिर्फ हमारी जीविका का सोर्स नहीं था, बल्कि ये पाथ है लिबरेशन का भी, यानी इनलाइटमेंट का। इनलाइटमेंट का मतलब होता है मोक्ष का। इवन टुडे रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, इवन जो है आज भी हम टीचर्स की, गुरुओं की आज भी बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन कल्चर में बताया गया है कि हम आज भी उनका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। इसी तरह से हारमोनी विद नेचर। जो इंडियन कल्चर है वो सीज नेचर एज ए सैक्रेड। वो कहता है नेचर सबसे पवित्र है, जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, हम इनका आज भी जो है आदर और इन पर श्रद्धा रखते हैं। एंड द आइडिया ऑफ लिविंग इन बैलेंस विद इन्वायरमेंट इज एम्बेडेड इन द रिचुअल्स। तो आज भी जो है हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, या हमारे जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, उनमें हम जो नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की जो है हम पूजा अर्चना करते हैं या उन पर श्रद्धा रखते हैं। इसी तरह से सिंपल लिविंग एंड कंटेंटमेंट। सिंपल लिविंग होती है सादा जीवन, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट जीवन। यानी कि वैल्यूज़ लाइक ह्यूमैलिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये हम इस पे सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। यानी कि ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अपिरग्रह। अपिरग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेसिवनेस, मतलब मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम ज़्यादा उस पर पोजेस नहीं करते। इनकरेज पीपल नॉट टू बी ओवरली अटैच टू द मटेरियल वेल्थ, कि मटेरियल वेल्थ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट ना रखना, बल्कि कंटेंटमेंट रखना। कंटेंटमेंट मतलब अपने आप में संतुष्ट रहना। ये हमारे मेन सोर्स है हैप्पीनेस का। इसके अलावा यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंडियन कल्चर के रूट में है ये कि एंशियंट आइडिया ऑफ द वसुदेव कुटुंब। वसुदेव कुटुंब का मतलब है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। तो ये रिफ्लेक्ट ग्लोबल हार्मनी, तो ये हमें ग्लोबल हार्मनी जो है वो बताता है। तो और इंटरकनेक्टेडनेस, कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड करना। इट एम्फसाइज यूनिटी, यानी कि यूनिटी, एम्पैथी एंड सीइंग बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज, कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जो सीमा रेखाएं हैं, जैसे कास्ट की, क्रीड की, नेशनैलिटी की, हम इनसे ऊपर उठ के यूनिटी, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडियन कल्चर के रूट में हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इंडियन कल्चर जो है इज़ बिल्ट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है ये आध्यात्मिकता के ऊपर बेस्ड है, धर्म के ऊपर बेस्ड है, फैमिली बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड है, सहनशीलता के ऊपर बेस्ड है, नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा नॉलेज, हारमोनी विद नेचर, सिंप्लिसिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सारे जो हैं इंडियन कल्चर के जो है मेन एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर की वैल्यूज़ हैं, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं कंटिन्यू टू गाइड सोशल कंडक्ट। तो यही हमारे समाज को बांधती हैं, हमारी फिलॉसफी है एंड वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, और यही हमारे जीने का मेन बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स टू डेवलप वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं,
और ऐसे कौन से वेज हैं और कौन से मीन्स हैं जिससे हम जो वैल्यूज़ हैं चिल्ड्रन में ला सकते हैं, बच्चों में या स्टूडेंट्स में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि refers to pattern of growth that meets the need of present without compromising the ability to of future generation। यानी कि प्रेजेंट की जो नीड है उसको भी हम कवर करें और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी चीज़ों को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करें और साथ ही साथ जो है हम जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचा के रखें, यानी कि उनके लिए भी वो चीज़ें पर्याप्त रहें। इनमें 3 चीज़ें आती हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी भी करें, लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बचा के रखें। सोशल डेवलपमेंट जैसे कि इक्वालिटी है, जस्टिस है और ह्यूमन वेलफेयर, तो ये सारी चीज़ों को हम प्रमोट करें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी, कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखें, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। अब इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड एंड रिसोर्स कंजर्विंग एंड फ्यूचर फोकस्ड। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो अप्रोच जो पीपल ओरिएंटेड हो, यानी कि लोगों के लिए हो, और रिसोर्स कंजर्व भी हो सकें और फ्यूचर के ऊपर भी फोकस्ड हो, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ें हमारे पास रहें। अब कौन से वेज, कौन से मीन्स हैं जिससे हम डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को। तो डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज एसेंशियल टू मेक दैम रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट एंड इथिकल सिटीजन्स, कि हमें बच्चों के अंदर ऐसी क्या वैल्यूज़ डेवलप करें ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट और इथिकल सिटीजन्स बने। तो ऐसे कौन से इफ़ेक्टिव वेज हैं। तो सबसे पहला इफेक्टिव वे है पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड फैमिली इन्वायरमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चा है वो सबसे पहला जो उसका टीचर है, जो सबसे पहले जो चीज़ लर्न करता है वो अपने पेरेंट्स से करता है। तो कहते हैं चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट फ्रॉम पेरेंट्स बाय मॉडलिंग हॉनेस्टी। तो ऑनेस्टी है, काइंडनेस है या रिस्पेक्ट है, या पेरेंट इंस्टिल द वैल्यू नेचुरली, तो ये चीज़ें पेरेंट्स से उसको इनबॉर्न मिलती हैं, ये वहाँ से सीख के आता है। दूसरा फैमिली ट्रेडिशंस, जिस तरह के फैमिली में ट्रेडिशंस होंगे, यानी कि जो फेस्टिवल्स हैं या रिचुअल्स हैं वो बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ को लेके। तो इसलिए बच्चे की सबसे पहली जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे पेरेंटल इन्फ्लुएंस से होती है, यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट से होती है। दूसरा था एजुकेशन एंड स्कूलिंग। देन स्टूडेंट्स की नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वो स्कूल्स में डेवलप होती हैं, यानी कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है या मॉरल साइंस क्लासेस हैं या स्टोरी टेलिंग है, ये सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ को डेवलप करती हैं। तो ये सारा जो बच्चे का करैक्टर है, ये चिल्ड्रन का करैक्टर, ये स्कूल में डेवलप होता है। इसके अलावा जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं या टीम वर्क हैं, ये भी कोऑपरेशन और एम्पैथी की जो भावनाएं हैं वो डेवलप करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब बच्चा जो चीज़ों में इन्वॉल्व होकर सीखता है, जैसे इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन नेचर वॉक, जैसे नेचर में वॉक कर रहा है, या समाज सोशल सर्विस कर रहा है, जब कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है, तो इसमें उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर की भावना पैदा होती है। इसी तरह से पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स है, रोल प्ले है, डिस्कशंस हैं, तो इससे भी बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और इथिकल रीजनिंग पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में आती हैं। इसी तरह से रोल मॉडल्स हैं, जैसे टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, जो जो एल्डर्स हैं, ये बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं। एंड चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट दे ऑब्जर्व, बच्चा जो है उन्हीं को इमिटेट करता है, उन्हीं को नकल करता है जिनको वो ऑब्जर्व करता है, जिनको देखता है। सबसे ज़्यादा बच्चा जो है पेरेंट्स को, टीचर्स को या अपने एल्डर्स को देखता है और वैसा ही बच्चा इमिटेट करता है। एंड एक्सपोजर टू इंस्पिरेशन लीडर, इसके अलावा जो लीडर्स हैं वो उसको इंस्पायर करते हैं, जहाँ बायोग्राफीज बच्चा अगर कोई पढ़ता है तो वो भी उससे मॉरल आइडियल्स उसके डेवलप होते हैं। इसके अलावा इनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट, कि एप्रिशिएटिंग हॉनेस्टी, फेयरनेस,
हेल्पफुलनेस रीइंफोर्स द पॉजिटिव बिहेवियर। अगर हम बच्चे को अप्रिशिएट करें उसकी ऑनेस्टी पे, उसकी ईमानदारी पे, उसके हेल्पफुल बिहेवियर पे, तो वो उसमें एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है। अगर बच्चे को हम रिवार्ड सिस्टम से रिकॉग्निशन दे रहे हैं, अगर अच्छे काम करता है, गुड डीड्स कर रहा है, तो बच्चे को इनकरेज करना चाहिए ताकि रिपीटली जो है वो चीज़ें वैल्यू बेस्ड एक्शन को करे। इसके अलावा है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कहते हैं स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स, जो हमारे एपिक्स हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ हमारे जो फोक टेल्स हैं, जो लोकल कहानियाँ हैं, या प्रोवर्ब्स हैं, ये बच्चे में मॉरल लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस लाइक जैसे मॉर्निंग असेंबली प्रेयर हैं, मेडिटेशंस हैं, माइंडफुल नर्चर, इनर डिसिप्लिन है, कंपैशन है, ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ को। इन द समरी लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंश्योर द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, अपने इन्वायरमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो है संभाल के रखें, एंड डेवलपिंग द वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रन, और बच्चे के अंदर ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करें ताकि उसकी फैमिली गाइडेंस या उसकी एजुकेशन या रियल लाइफ एक्सपीरियंस या पॉजिटिव रोल मॉडल्स जो है वो पेश हो सके। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था। तो व्हाट इज द सोशलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड पीयर इन द सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में फैमिली और पीयर का क्या रोल होता है। अब सबसे पहले आता है रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। फैमिली का क्या रोल है। फैमिली जो है प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि बच्चा वहीं से पैदा होता है, वहीं से सीखता है। तो फर्स्ट जो है वो फैमिली होती है जहाँ से वो सीखता है। दूसरा आता है फैमिली से ट्रांसमिशंस ऑफ वैल्यूज़। फैमिली से वो लैंग्वेज सीखता है, ट्रेडिशन सीखता है, अपने रिलीजन को सीखता है और मॉरल वैल्यूज़ को सीखता है। सबसे पहली जो उसकी एजुकेशन है वो उसकी फैमिलीज़ में ही उसको दी जाती है। दूसरा आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पेरेंट्स ही शेप करते हैं बच्चे के इमोशंस को, उसकी कॉग्निटिव लर्निंग को, सोशल ग्रोथ को। तो उसके अंदर इफेक्शंस, डिसिप्लिन्स और गाइडेंस जो है ये फैमिली से ही उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। दूसरा था रोल मॉडल्स। चिल्ड्रन के इमिटेट पेरेंट्स। बच्चा जो है इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को एंड सिबलिंग्स को या रिलेटिव्स को, एंड लर्निंग सोशल रोल्स सच एज जेंडर रोल्स। अब जेंडर्स का क्या रोल्स हैं, एल्डर्स का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सारी चीज़ें या अपने रिलेटिव से ही सारी चीज़ें इमिटेट करता है, सीखता है। इमोशनल सपोर्ट। जो फैमिली है प्रोवाइड लव, केयर, सिक्योरिटी। फैमिली में ही वो लव सीखता है, केयर सीखता है, सिक्योरिटी सीखता है, विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे उसके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है या सोशल जस्टिस पैदा होता है। इसके अलावा आता है रोल ऑफ पीयर। पीयर होता है जो एजमेट्स होते हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं। पहले फैमिली से जो सीखा, अब उसके बाद वो अपने फ्रेंड से सीखता है। तो पीयर्स जो है बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द लेटर चाइल्डहुड। जब बच्चा फैमिली से बाहर आता है लेटर चाइल्डहुड में या अडोलसेंस में, तो सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। तो सबसे पहले सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन। समाज में पहले वो सीखता है अपनी पहचान। पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी सेल्फ इमेज, सोशल स्किल्स को, कि उसकी सोशल स्किल्स को वो डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीयर ग्रुप में सीखता है। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि दूसरे के साथ कैसे डील करना है। इसके अलावा आता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम फैमिली। तो कहते हैं जब बच्चा पीयर ग्रुप में जाता है तो दे प्रोवाइड ए स्पेस, वो एक अलग स्पेस में जाएगा वेयर द इंडिविजुअल कैन टेस्ट इंडिपेंडेंस, जहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लोर ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम फैमिली वैल्यूज़। अब फैमिली वैल्यूज़ के अलावा और जो नए एक्सपीरियंस हैं वो इसमें बच्चा सीखता है। दूसरा था लर्निंग कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। इसमें बच्चा कोऑपरेशन सीखता है पीयर ग्रुप्स के साथ, लीडरशिप क्वालिटी सीखता है, टीम वर्क सीखता है, शेयरिंग का एटीट्यूड सीखता है, कंपटीशन सीखता है। तो ये सारी चीज़ें पीयर ग्रुप में सीखी जाती हैं। इसके अलावा आता है इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस। अब उसकी नई नई चॉइस, उसका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता है। पीयर ग्रुप्स के साथ रह के उसको इफेक्ट्स हैबिट्स, अब उसकी हैबिट्स बनती हैं, लैंग्वेज डेवलप होती हैं, फैशंस डेवलप होते हैं,
एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बढ़ते हैं, समटाइम्स इवन मॉरल वैल्यूज, इवन और मॉरल वैल्यूज जो है वो बच्चा पीयर ग्रुप में सीखता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ लर्निंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के मेंबर से ही सीखता है। इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो मेन फाउंडेशन है हमारी बेसिक वैल्यू को सिखाने के लिए या कल्चर को सिखाने के लिए, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो पीयर ग्रुप है वो उसको इंडिपेंडेंट होना सिखाता है, सोशल आइडेंटिटी यानी कि सामाजिक पहचान सिखाएगा, और इंटरपर्सन स्किल, और उसके अंदर जो नए स्किल्स हैं जो उसने पहले नहीं जाने हैं तो वो नए स्किल्स इसमें सीखता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द वैल्यू डेवलपमेंट। अब पेरेंट्स का क्या रोल है वैल्यू डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में जो है रिपीटली आता है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द वैल्यू डेवलपमेंट। तो वैल्यू डेवलपमेंट में सबसे मेन जो रोल है वो पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स का रोल क्या है, स्पेशली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द चाइल्ड लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ में सबसे मेन रोल जो है उसके पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आर द फर्स्ट टीचर्स, वो फर्स्ट टीचर्स हैं और रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि जो देयर इन्फ्लुएंस शेप द चाइल्ड बिलीफ। तो उनके इन्फ्लुएंस में ही आके बच्चा जो है नए विश्वास, नए बिलीफ सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, बिहेवियर सीखता है, एंड हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर रोल, और वो अपना रोल सीखता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रोल मॉडल जो है बच्चा ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स के एक्शंस को। तो वहीं से वो हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट, फिर इसके अलावा काइंडनेस, डिसिप्लिन, जहाँ अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी अगर पेरेंट्स में तो वो उसी को वॉच करेगा और उसको पिकअप करेगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो जो कल्चर की ट्रांसमिशन है वो हमें अपनी फैमिली से ही मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पेरेंट इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें हमें फैमिली से ही पता चलती हैं। इसके अलावा थ्रू द स्टोरीज, इसके अलावा जो स्टोरी सुनता है पेरेंट्स से, लैंग्वेज बोलते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, तो ये सारे इंस्टिल द वैल्यू रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें फैमिली से ही मिलती हैं। कम्युनिटी लिविंग, स्पिरिचुअल बिलीफ, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। इसके अलावा मॉरल गाइडेंस, तो पेरेंट्स जो है बच्चे को डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये पेरेंट्स ही सिखाते हैं। इसके अलावा बाय सेटिंग बाउंड्रीज एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स विद लव, बड़े पेरेंट्स जो हैं बड़े प्यार से या प्रेम से जो है बच्चे को सिखाते हैं कि ये तेरी बाउंड्रीज हैं, ये तेरी मिस्टेक्स हैं, इसको ऐसे करेक्ट करना है। तो दे नर्चर द इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस, और वो बच्चे की इंटीग्रिटी और फेयरनेस जो है वो उसको ठीक करते हैं और उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं। इसी तरह से इमोशनल सपोर्ट की नर्चरिंग होम इन्वायरमेंट बिल्ड ट्रस्ट, एम्पैथी एंड कंपैशन। तो जो होम इन्वायरमेंट है वो आप में ट्रस्ट पैदा करता है, एम्पैथी पैदा करता है, दया करुणा की भावना पैदा करता है, और कंपैशन की भावना पैदा करता है। तो चिल्ड्रन रेज विद लव, तो जो बच्चे लव और केयर के साथ डेवलप होते हैं तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल और सोशल वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा आता है डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि पेरेंट्स टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स। पेरेंट्स जो हैं रूल्स, पंक्चुअलिटी के बारे में, हार्ड वर्क और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से सीखता है। असाइनिंग स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हाउस होल्ड टास्क में, जिससे उसके अंदर जो है सेल्फ डिसिप्लिन या ड्यूटी कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होती है। इसी तरह से इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग बाय लिसनिंग टू द चिल्ड्रन, आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड गिविंग देम टू मेक डिसीजन। तो जब बच्चा कोई क्वेश्चनिंग करता है तो पेरेंट्स जो हैं बड़े पोलाइटली उसका आंसर देते हैं और उसको गाइड करते हैं कि किस तरह से तूने डिसीजन लेने हैं, और पेरेंट्स प्रमोट करते हैं बच्चे को कि अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो है वैल्यू बेस्ड जजमेंट के साथ जो है वो प्रमोट करे। इसी तरह से रीइंफोर्समेंट थ्रू रिवॉर्ड्स, अब बच्चे को रीइंफोर्स कर सकते हैं
बच्चे को प्रेज करके उसके गुड बिहेवियर पे, ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। इस तरह से जो जेंटल करेक्शंस ऑफ मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक्स अगर बच्चा करता है तो लर्न उसको बिना डरे ही वो चीज़ें को उसको करेक्ट करना आना चाहिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पेरेंट एज ए सर्व एज ए फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज डेवलपमेंट। तो पेरेंट्स जो है वो मेन फाउंडेशन है जो वैल्यू डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। एंड मॉडलिंग बिहेवियर, तो बच्चों में बिहेवियर को मॉडल करना, या ट्रांसमिटिंग कल्चर को ट्रांसमिट करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, या इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या डिसिप्लिन पैदा करना। तो देयर इन्फ्लुएंस लास्ट ए लाइफ टाइम। तो ये जो चीज़ें बच्चा सीखता है ये उसको लाइफ टाइम उसके जीवन में चलती हैं। एंड शेप हाउ चिल्ड्रन ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबल, इथिकल एंड कंपैशनेट एडल्ट्स। तो ये फैमिली में ही ये सारी, पेरेंट्स से ही ये सारी चीज़ें सीखेगा, तभी वो एक रिस्पॉन्सिबल, इथिकल और कंपैशनेट एडल्ट के रूप में बन सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीडिया? सोशल मीडिया या मीडिया किसे कहते हैं, या नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है मीडिया के? सबसे पहले आता है मीडिया। व्हाट इज मीडिया? कहते हैं मीडिया रेफर्स टू ऑल द मीन्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेज, एंटरटेनमेंट आर डिलीवर टू पीपल। कहने का मतलब मीडिया वो सारे मीन्स हैं, वो सारे चैनल्स हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, या मैसेजेस को, या एंटरटेनमेंट को। तो वो लोगों तक डिलीवर करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम लोगों तक डिलीवर करते हैं, आइडियाज़ को, चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, तो वो सारे जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो वो सारी मीडिया के द्वारा की जाती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल मीडिया में न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, टेलीविज़न है। लेकिन जो मॉडर्न आजकल डिजिटल मीडिया है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल हैं, ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल मॉडर्न डिजिटल मीडिया है। और मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों के ओपिनियन को निर्धारित करता है, एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, और नॉलेज स्प्रेड करता है। इसके अलावा ग्लोबली लोगों को कनेक्ट करता है। तो लेकिन मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो वाइल मीडिया हैज़ मैनी बेनिफिट्स, मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं अगर ये मिसयूज़ या कंज्यूम एक्सेसिवली। अगर ज़्यादा मीडिया को एक्सेसिवली यूज़ करेंगे या इसको मिसयूज़ करेंगे तो इसका हमें नुकसान भी हो सकता है। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहले आता है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। तो जो फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती हैं तो उससे क्या होगा कि सोशल मीडिया पे क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एंड पैनिक्स। तो उस समय कई बार पैनिक जैसी सिचुएशंस जो हैं वो बन जाती हैं। यानी कि जैसे जैसे अगर हम मीडिया गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उससे लोगों में कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, एडिक्शन एंड टाइम वेस्टेज। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेलीविज़न, अगर लोग ज़्यादा टेलीविज़न का इस्तेमाल करेंगे, या वीडियो गेम्स खेलते हैं, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों की अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका अपना जो कैलिबर है, अपना जो स्टडी टाइम है, या हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होंगी उसको वो टाइम नहीं दे पाएगा। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। दूसरा था मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो ओवर एक्सपोजर ऑफ नेगेटिव न्यूज़, अगर हम ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे तो साइबर बुलिंग या कंपैरिजन विद अदर्स, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो सोशल मीडिया कैन लीड टू स्ट्रेस। तो इससे सोशल मीडिया के द्वारा जो है हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, या लो सेल्फ एस्टीम में भी जा सकते हैं। इसी तरह से वायलेंस और एग्रेशंस, कई बार क्या होता है जो मीडिया है वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है डालता है मूवीज़ में, गेम्स में, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिससे क्या होता है इनकरेज एग्रेसिव बिहेवियर। तो लोगों के अंदर जो है एग्रेसिव बिहेवियर पैदा हो जाता है, खासतौर पे यूथ में। तो इस तरह से अगर वायलेंस या एग्रेशन वाली चीज़ें मीडिया बार बार बताएगा तो उससे लोगों के अंदर जो है एक अनईजीनेस आएगा या एग्रेसिव बिहेवियर पैदा होगा। दूसरा था कल्चरल इरोजन, एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन मीडिया।
अगर हम सबसे ज़्यादा फॉरेन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स वीकनेस ट्रेडिशनल वैल्यूज़, तो हम फॉरेन मीडिया का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपना जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, अपनी जो कल्चर आइडेंटिटी हैं, उनका हम कहीं ना कहीं इरोजन कर देते हैं। दूसरा आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है या एंटरटेनमेंट मीडिया है, वो क्रिएट फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। तो वो एक फॉल्स स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं ब्यूटी का, सक्सेस का या लाइफस्टाइल का, जिससे क्या होता है, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन या मेटेरियलिज्म की जो थिंकिंग है वो पैदा होती है, और वो उनको एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में ले जाता है। इसी तरह से प्राइवेसी कंसर्न, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जब हम डिजिटल मीडिया पे शेयर करते हैं तो कई बार वो मिसयूज होती हैं और लीडिंग टू आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट, हमारी थेफ्ट, स्कैम्स और हरासमेंट। तो कई बार बड़े स्कैम्स हो जाते हैं या हरासमेंट्स हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मीडिया एक पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, बट इफ़ इट यूज्ड नॉट यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ नहीं किया गया तो इट कैन हार्म इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो ये लोगों को भी नुकसान करेगा, समाज को भी नुकसान कर सकता है, और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैलती है, और जिससे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है और हमारा कल्चर और सोशल वैल्यूज़ भी इरोड होती हैं। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है कि एक स्टेबल पैटर्न होता है थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का और एटीट्यूड्स का, दैट डिफाइन हाउ एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट। तो इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति किस तरह से इंटरेक्ट करता है वर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ या दुनिया के साथ। ठीक है ना। तो इसकी की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला आता है यूनिकनेस। हर एक जो इंडिविजुअल है वो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है उसकी, दैट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर्स। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो दूसरे से अलग होती है। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। पर्सनैलिटी शो स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर में स्टेबिलिटी लाता है अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। जैसे जैसे टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, जैसा टाइम और सिचुएशन होगा वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होती है। दूसरा था इंटीग्रेशन। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, जैसे हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे एक्शंस हैं, ये सारे इकट्ठे वर्क करते हैं और एक हमारी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा डायनेमिक पर्सनैलिटी जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट एंड लर्निंग। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किन लोगों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं और कैसी हमारी लर्निंग है, उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी भी डायनेमिक हो जाती है, उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। दूसरा था अडेप्टेबिलिटी। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स एंड कोप्स विद चैलेंजेस। अब पर्सनैलिटी जो है ये हमें ये भी सिखाती है कि हम कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, हम उनके साथ कैसे चैलेंजेस आएंगे और कैसे हम उसको फेस करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, कहते हैं पर्सनैलिटी ही हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डालती है, हमारा बिहेवियर डिफाइन करती है। जैसे हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। इसके अलावा आता है इनिशिएट एंड एक्वायर्ड फैक्टर्स। पर्सनैलिटी को हम एक्वायर भी कर सकते हैं, जैसे पर्सनैलिटी शेप बोथ हेरिडिटी, कई बार हमें हेरिडिटी के तौर से हमें मिलती है, जैसे हमारा जो टेम्परामेंट है, जहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखते हैं, जैसे फैमिली है, कल्चर है या एजुकेशन है, यहाँ से भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब कितने तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस। तो कहते हैं ये हमारे इनर एक्सपीरियंस होते हैं और बिहेवियर दैट डेविएट मार्kedly from culture expectations that are inflexible and cause distress and impairment।
तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो इनफ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि वो डिस्ट्रेस में या इम्पेयरमेंट में रहती हैं, यानी कि वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 दे आर ग्रुप इनटू 3 क्लस्टर्स। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू DSM किसको बोलते हैं? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है। दे इसके अकॉर्डिंगली जो है 5 डिसऑर्डर्स होते हैं। अब 5 डिसऑर्डर्स में हम उनको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। क्लस्टर ए में कौन सी पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं? सबसे पहला आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो ऐसे हैं जो लोग वहमी होते हैं, जो डिस्ट्रस एंड सस्पिशन ऑफ अदर्स, जो दूसरों पे शक करते हैं या इंटरप्रेटिंग देयर मोटिव्स एज ए हार्मफुल। तो वो ये सोचते हैं कि दूसरा कोई भी कार्य करता है तो वो उल्टा मेरे को नुकसान करेगा, यानी कि वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है, तब भी वो ये सोचता है कि ये मेरा नुकसान करेगा। दूसरा आता है सिचुअर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिचुअर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन से होते हैं? डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप, जो अपने आप को सोसाइटी से अलग करते हैं, यानी कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड, लिमिटेड इमोशन एक्सप्रेशन, बड़े कम इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं उनके और वो अपने आप को सॉलिट्यूड में रखते हैं, एकांत में रखते हैं। दूसरे से सिचियोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिचियोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो ऑड बिलीफ्स होते हैं, जिनके इसेंट्रिक बिहेवियर हो गए, जहाँ सोशल एंजाइटी, जहाँ डिस्ट्रक्ट थिंकिंग, जिनकी थिंकिंग जो है डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, यानी कि वो इस तरह के लोग होते हैं जो अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, यानी कि वो इसेंट्रिक बिहेवियर है, यानी कि वो हमेशा टेंशन्स में रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो क्लस्टर ए में आते हैं, जिसको इसेंट्रिक डिसऑर्डर या ऑड डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है क्लस्टर 2 ड्रामेटिक इमोशंस और इरेटिक डिसऑर्डर। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? डिसाइडफुल, इम्पल्सिव एंड लैक ऑफ रिमोर्स। अब ये लोग जो है हमेशा इम्पल्सिव रहेंगे, यानी कि ये हमेशा जो है रिएक्ट करने वाले लोग हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। दूसरा था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इंस्टेबिलिटी इमोशंस, जो जिनके इमोशन इनस्टेबल होते हैं, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते एंड एक अपनी सेल्फ इमेज बना लेते हैं। एंड रिलेशनशिप एंड फियर ऑफ अबंडनमेंट, अब इनको ये होता है कि कोई हमें नज़रअंदाज कर रहा है, तो इसलिए ये अपने इमोशंस को कभी रोक नहीं पाते। दूसरा आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे जो है फील करते हैं। अटेंशन सीकर बिहेवियर, इनका ये अटेंशन सीकर बिहेवियर है, दूसरे को देख के जो है ये उनकी अटेंशन लेते हैं या ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस करते हैं, यानी कि किसी को देख के जो है ये कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करेंगे। दूसरा आता है नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि ग्रैंडियसली नीड फॉर एडमायरेशन, लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, यानी कि ये क्या करते हैं? नीड फॉर एडमायरेशन, ये अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करते हैं और दूसरे के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं होती। तो इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। और लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एंग्जियस एंड फियरफुल डिसऑर्डर्स। इसमें आता है अबॉन्डेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम शाइनेस, जो बिल्कुल शर्मीले लोग होते हैं, या फियर ऑफ क्रिटिज्म, जो हमेशा डरते हैं कि हमारी कोई आलोचना ना कर दे, एंड फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी, ये अपने आप में हमेशा कमी महसूस करते हैं। दूसरा आता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव नीड टू बी केयर्ड फॉर, जो हमेशा चाहते हैं कि मेरी कोई केयर करता रहे, सबमिसिव बिहेवियर होता है, शर्मीले किस्म के लोग हैं, एंड डिफ़िकल्ट मेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंट, ये अकेले डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि प्री ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव होते हैं जो जुनूनी लोग होते हैं, यानी कि जो मन में एक बार ठान लिया उस चीज़ के पीछे पड़ जाना, जैसे परफेक्शनलिज्म, कि कहते ये चीज़ मुझे परफेक्ट करनी करनी है, यानी कि जो हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, रिजिडिटी में चलते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं। तो इन द एंड हम कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी है ये एक यूनिक, कंसिस्टेंस और डायनेमिक
वो होती है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डाला। जैसे मैंने बताया, क्लस्टर ए में वो लोग जो बिल्कुल ऑड लोग हैं, क्लस्टर बी में जो ड्रामेटिक हैं, जो दूसरों को देख के रिएक्ट करते हैं, और क्लस्टर सी में जो होते हैं जो एंग्जियस, जो हमेशा टेंशन्स में रहते हैं, सोचते रहते हैं या चिंता में रहते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये सारा हमने किया कि जिसमें हमने ये जो वैल्यू एजुकेशन था, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हमने कवर किए। इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि फर्दर जो भी वैल्यूएबल आपको जो सॉल्व नोट्स होंगे या गेस्ट पेपर्स होंगे या सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहे। थैंक यू।